अंकल मेरा काला कट्टा बनाना। मेरा ऑरेंज बनाइएगा और मेरा गोला इससे बड़ा होना चाहिए। नहीं, मेरा दीदी से भी बड़ा चाहिए। मिष्टी दी आ गई, वो देखेगी तो माँ को बोल देगी। चल छुपते हैं। अच्छा वो चली गई। दीजिए भैया। रुक, इधर से जाएंगे तो मिष्टी दीदी देख लेंगी, इधर से चलते हैं। मासूमियत इंसान का गहना होती है। ये हमें आखिर तक अच्छा इंसान बने रहने में मदद करती है। लेकिन अगर कच्ची उम्र में बच्चों के साथ या उनके सामने कोई हादसा हो तो उसका घात सीधे उनकी मासूमियत पर होता है और उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। या यूं कहें कि अगर सही वक्त पर या सही तरीके से इलाज न हो तो इसका असर ताउम्र रहता है। क्या इस आघात से ये बच्चे अपने परिवार की मदद से उबर पाएंगे? इनका परिवार किस तरह की मदद कर पाएगा? या ऐसा कुछ होने वाला है जो हम लोगों के लिए अकल्पनीय है? सच्ची घटना पर आधारित करीबी रिश्तों को खोल कर उन्हें झकझोर के रख देने वाली आज की कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या हुआ रोनी? फिर से सपना देखा? बेटा वो सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं था वो। कम ऑन रॉनी, तुम ही तो एक स्ट्रांग बॉय। लगता है मेरी चैंपियन की सारी पावर चली गई, कमजोर पड़ गया। एक काम करते हैं, कल के व्लॉग में इसकी फेवरेट डिश बनाते हैं, वो खा के इसकी पावर लौट आएगी। गुड आइडिया। लेकिन हम क्या बनाएंगे? क्योंकि रोनी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो कौन सी फेवरेट डिश बनेगी इसकी? कोशा मांगशु। हेलो फ्रेंड्स, सुदीपा's किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कोशा मांगशु। मुझे पता है इस डिश का नाम सुन के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन ये डिश है ही ऐसी। न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे विश्व में इस डिश को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से। बन गया हमारा कोशा मांगशु। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेस्टी बनाओ। वाह, गुड वर्क माय टीम। लेकिन तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए। अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था ना। हाँ बोलो। हेलो अमित, कब तक घर आओगे? अरे कहा ना अर्जेंट मीटिंग में हूँ मैं। हाँ फ्री होके फोन करता हूँ मैं। अरे तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? चल। लकड़ी का टेबल। आंटी खाने में क्या बना हुआ है? कोशा मांगशु खाओगी? हाँ। सृष्टि, ये लो मेरी चीज। रूपा दीदी, पता है आज क्या बनाया है? कोशा मांगशु। सुदीपा, तू तो पत्थर भी पकाएगी ना, उसमें भी स्वाद आ जाएगा। क्या दीदी? अच्छा सुन सुदीपा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कब मिल रही है? कल चलेगा? हाँ हाँ। बाय। एक राजा था, बहुत बड़ा। उसके पास ना बहुत बड़ी तलवार थी और वो ना सबको मार देता था। पर डॉली, ये स्टोरी में तो कोई राजकन्या है ही नहीं। एक
क्यूट प्रिंसेस, हमारी तुष्टि जैसी, और राजकुमार भी नहीं है, हमारा रानी जैसा। नेक्स्ट टाइम ना प्रिंस और प्रिंसेस को मैं बुलाऊंगी अपनी स्टोरी में। हम वेट करेंगे। बाय। नेक्स्ट टाइम प्रिंस रानी और प्रिंसेस तुष्टि। बाय आंटी। बताइए ना क्यों बुलाया? अरे बताती हूँ, पहले ये तो बता बच्चे कैसे हैं? बच्चों का तो आप पूछिए ही मत, दिन भर इधर से उधर भाग दौड़। और अमित का बिजनेस कैसा चल रहा है? दीदी उनका बिजनेस थोड़ा नरम गरम चल रहा है। तेरे जमाई बाबू इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, पर बच्चा ही नहीं है तो प्रॉपर्टी का क्या करें? एक बात बोलूं, अगर मैं तेरी जिम्मेदारी कुछ कम कर दूं तो तू तुष्टि मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी उससे। कैसी बात कर रही हैं दीदी? सारे बच्चे आप ही के तो हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुष्टि को मैं लीगली अडॉप्ट कर लूं तो अपनी दीदी के लिए इतना नहीं कर सकती? दीदी मैं अपने बच्चों को किसी को भी नहीं दे सकती, आपको भी नहीं। सॉरी। अरे पॉकेट नहीं है। शुभ्रता को बच्चे बहुत पसंद है ना, तो इतना इंतजार क्यों करवा रही है? तू तो जानती है ना कि मेरे लिए करियर कितना इम्पोर्टेंट है। ओहो, somebody is looking very sexy। काश मैं भी आपकी तरह सेक्सी होती नैना आंटी। मिष्टी की बोल छो? खबरदार मेरे सामने ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करना। सॉरी माँ। कहाँ जा रही हो? रीनार बाड़ी थे, नए चैप्टर्स के नोट्स लेना है। तो रीना का नंबर देकर जाओ मुझे। आपके मोबाइल में सेव है नंबर। এখন যাবো? जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ बाय। बाय। बाय मिष्टी। रीना। अरे रीना नहीं, राना। तुम मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रही हो? अरे आई वॉज जस्ट किडिंग, माँ के बोली थी रीना से मिलने जा रही हो। पता है कल हमारे अफेयर की ना फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओह थैंक यू। अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। कम ऑन यार, अपने बॉयफ्रेंड को एक किस नहीं दे सकती हो? वैसे भी आज हमारे एनिवर्सरी का फर्स्ट डेट है। एक किस। राना बेटा आजा, खाना खाते हैं। मम्मी मुझे भूख नहीं है। 15 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती अमित। ये जो मेरे लड़के हैं ना, वो 15,000 के लिए मर्डर तक कर देते हैं। और सुन, अगर कल सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख नहीं मिले तो कल सुबह का सूरज निकलेगा तो जरूर, लेकिन तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होगा। उठा के फेंक दो इस कचरे को। चल। हेलो अमियाशी, अमित, अमित, माँ मुझे आपसे कोई जरूरी बात। बाबा बाबा क्या हाल है तुम्हारा? बाबा ठीक है ना? मिस्टर बेटा, अभी तो मुझे जो अपने हाथों से दवा लगा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। बचपन में जब मुझे चोट लग जाती थी और मेरी माँ मुझे दवा लगाती थी, तब भी मुझे पेन नहीं होता था। तेरे हाथों ने ना मुझे माँ की याद दिला दी।
मेरी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी बाबा। आ गया नारियल पानी वाला, ये लो बेटा। बाबा, तुम्ही डॉक्टर कथा सुनो और आज से जूस नारियल पानी जैसे अच्छी चीजें पीना शुरू कीजिए। ठीक है माता जी, आज से मैं रेगुलर जूस पीऊंगा। ओके? आई वाह, धारी के पैसे से यहाँ पार्टी हो रही है। हाँ? क्या कहा था मैंने? आज सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख वापस मिल जाने चाहिए। कहाँ है मेरे पैसे? कहाँ है? अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज कर रहा है। अब देख तेरी इस गलती की सजा किस किस को मिलती है। उठा लो बच्चों को। नहीं नहीं नहीं, अरे बच्चों को छोड़ दो, यासिर भाई, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दीजिए बच्चों को नहीं। प्लीज। मैं आपको चाहिए तो आप ये ले लीजिए, ये लीजिए, ये रख लीजिए। आपके बचे पैसों के लिए मैं प्लीज 24 घंटे का समय दे दीजिए। 24 घंटे के अंदर मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। और हाँ, कोलकाता छोड़ के जाने की सोचना भी मत। चलो। जो हो गया वो हो गया, अब हमें कुछ हल तो निकालना पड़ेगा ना। संदीपा, मैं भी अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 15 लाख रुपए लौटाऊंगा कैसे। मैं दीदी से बात करती हूँ। थैंक यू दीदी, आपके अलावा ऐसी हेल्प मैं किसी और से नहीं ले सकती। पगली, मेरे होते हुए तुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले, और इस पर भी साइन कर देना। ये क्या है दीदी? मैं तुष्टि को कानूनन गोद लेना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर आप मेरी बेटी को मुझसे खरीदना चाहती हैं? तुझे जो ठीक लगता है तू समझ ले। दीदी, आप इतना गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। आपको दीदी कहने में शर्म आ रही है मुझे। अब किंग की स्टोरी में आएगा एक नया हैंडसम फ्रेंड और ये उसकी क्यूट प्रिंसेस। डॉली ऐसे स्टोरी नहीं बना सकती ना। माँ कहाँ थी आप? खाने के लिए कब से वेट कर रहे हैं। चलो खाना खा दो। मिष्टी का है? दी को किसी का कॉल आया, फिर वो कहीं चली गई। चली गई? मिष्टी चली गई? हाँ, 9:30 हो रहे हैं, इस समय कहाँ चली गई? मैं फोन लगाता हूँ उसको। हेलो बाबा, बाबा प्लीज मुझे बचा लो प्लीज बाबा। मिष्टी बेटा, क्या हुआ? हेलो मिष्टी, कहाँ हो तुम? बेटा घबराओ मत, हम अभी आते हैं, ठीक है? मिष्टी किसी मुसीबत में, हमें चलना होगा। क्या बात कर रही हो? एक मिनट। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मिस्टी की लास्ट लोकेशन यही रही है। हाँ सर, ये तो वही लड़की है, मिष्टी घोष। खून अभी अभी हुआ है और मोबाइल भी अभी अभी बंद हुआ है। हो सकता है कि कातिल जो है यहीं पर आसपास, और ध्यान से चेक करना, उसके पास हथियार भी हो सकता है। मिष्टी का कोई दुश्मन था? किसी पे शक है आपको? या जिससे मिलने जा रही थी उसके बारे में कुछ पता है आपको? हमें किसी पर कोई शक, हमारा कोई दुश्मन नहीं। अब समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सर, आपको लगता है ये आदमी सच बोल रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। इनकी फैमिली हिस्ट्री निकालो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए।
मेरे बेटे। सर, मैंने मिस्टी का मोबाइल स्टडी किया। उसका एक बॉयफ्रेंड राणा लगातार मिस्टी के टच में था। मिस्टी ने राणा को जो लास्ट मैसेज भेजा था उसने ये लिखा था कि किसी भी कीमत पे इस वीडियो को वो वायरल होने नहीं देगी, और उसने ये भी लिखा था कि बिजॉन और उसके दोस्तों का कहना वो मान चुकी है। इस वीडियो में क्या? सब पता नहीं चल पाया, लेकिन लग रहा है कि कुछ प्राइवेट मोमेंट्स है। और ये बिजॉन कौन है? इसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टी के बॉयफ्रेंड राणा को बुला के लेके आओ, वो ही क्लियर कर पाएगा इस वीडियो में क्या। राणा मुखर्जी है ना था क्या? हाँ, वो अपने कमरे में है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या हुआ है? चलिए दिखाइए कौन सा कमरा है। और वो दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, देखिए ना सर। राणा, महेंद्र, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। मुझे मिस्टी को किस नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किस ही नहीं करता तो बिजॉन हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। ओ लैला मजनू, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, खोलिए, हम कुछ भी करोगे? अरे अरे रुक जाओ, अपनी फिल्म में देखोगे? देखो देखो, मजे करो। ज्यादा शाना बन रहा है। प्लीज इसे डिलीट कर दो। अरे ऐसे कैसे डिलीट करूं? इसको तो हम वायरल करेंगे इंटरनेट पे। प्लीज दादा, ऐसा मत करो। हमें दादा मत कहो, अच्छा नहीं लगता। बिजॉन कहो, बिजॉन। बिजॉन भाई साहब, प्लीज आप इसे डिलीट कर दो और हमें जाने दो। अच्छा ठीक है, डिलीट करता हूँ मैं इसको। लेकिन जैसे तूने इसका प्रसाद खाया वैसे मुझे भी खाना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ, वीडियो वायरल करो इंटरनेट पे। चलो यहाँ से। पकड़ इसको। छोड़ो उसे। मिस्टी भागो, मिस्टी भागो, मिस्टी भागो, भागो मिस्टी, मिस्टी भाग। कहाँ तक बचाएगा उसे? हाँ, देख समझदार इसी में तू अपनी गर्लफ्रेंड को समझा और बोल दे अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरे पास आ जाए। अगर वो नहीं आई ना तो ये वीडियो में वायरल कर दूं इंटरनेट पे। आखिर मिस्टी ने मान ही ली उस गंदे बिजॉन की बात। मुझे लगता है बिजॉन और उनके साथियों ने ही मिस्टी की ऐसी हालत की होगी। मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। आई एम सो सॉरी मिस्टी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं जान देने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी राणा। मिष्टी, माँ, दीदी तो 2 दिन पहले ही। सर, मिस्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गला रेतने की वजह से विंड पाइप डैमेज हुआ, उसी की वजह से मिस्टी की मौत हुई। एक और बात सर, मिस्टी को मॉलेस्ट किया गया था, उसके साथ रेप नहीं हुआ था। सर हो सकता है हत्यारा डर गया हो। मेरा मतलब वो कोई शातिर अपराधी ना हो करके कोई एमेचर हो। पॉसिबल है सर। ऐसे भी हो सकता है कि मौका वारदात पे किसी चीज की आवाज आई हो, डर के भाग गया हो। 2 टीन्स की मौत हुई है, एक का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ और दूसरे ने सुसाइड किया। सुसाइड की तो वजह है हमारे पास, लेकिन मर्डर की वजह नहीं है हमारे पास। या तो हम वजह ढूंढकर कातिल तक पहुंचे या फिर कातिल को ढूंढें और वजह पता करें। यही 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। सो रूपा, तुम्हारी नजर लग गई मेरी फैमिली को। तुम मुझसे मेरी दृष्टि को खरीदना चाहती थी ना? मैं तुम्हें अपनी बेटी के किसी संस्कार में शामिल नहीं होने दूंगी। गेट आउट। निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी।
किसी को भी नहीं बेचती। और अगर आप बहला फुसला के मुझे अपने साथ ले भी लेती तो भी मैं आपके साथ कभी नहीं आती और ना ही कभी आपको अपनी माँ कहती। आई हेट यू। सर, मिष्टी के सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मिष्टी के पापा अमित के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। ये अमित पक्का जुआरी है और इस जुए के चक्कर में उसके लाखों के कर्जे हो गए हैं और उसी कर्जे की वजह से किसी ने उसे धमकी भी दी है। कीप प्रोबिंग, हमें किसी भी एंगल को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। और उससे कहो मुझसे आकर मिल। राइट सर। माँ, इतने सारे लोग आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर दीजिए। मिष्टी के कहने पर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। अब मुझसे नहीं होगा। मिष्टी दीदी अगर ऊपर से देख रही होंगी तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि आपने वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। माँ, एक बात बोलूं, हम मिष्टी दीदी के नियम भंगों के दिन उनकी सारी फेवरेट डिशेस बनाते हैं और अपने व्लॉग के जरिए उनको याद करना लोगों को अच्छा लगेगा। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? क्या आप पर इतना ज्यादा कर्जा है, लोग आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, मैंने सोचा इन लोगों की अगर मैं शिकायत करूंगा तो ये कहीं मेरे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो आपको क्या लगता है यही लोग इन्वॉल्व है? जी हाँ सर, हो सकता है सर। जिसने भी आपको कर्जा दिया, जो आपको धमकाने की कोशिश करा, उसका नाम और नंबर दीजिए। जी। सर, लगता है यासिर भाग गया। हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत दिनों से मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। शायद आप जानते हो, मेरी बेटी मिष्टी, जिसकी वजह से मैंने ये कुकिंग के वीडियोस बनाना शुरू किए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब कोई हमारा अपना, हमारा करीबी, हमारा रिश्तेदार हमें छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाता है तो हम उसके लिए शोक करते हैं। आज मिष्टी के नियम भंगों पर हम उसके पसंद की सारी डिशेस बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे परियों की कहानी में राजकुमारी भी अपने सबको खाना देगी, सबका दिल जीतेगी और सबको ये आके बोलेंगे कि राजकुमारी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो कर लिया, मुझे भी खेलना है। नहीं, तुम बेईमान और बैड गर्ल हो। बैड गर्ल? मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, मैं तो गुड गर्ल हूँ। मैं तो स्टोरी बनाती हूँ, तुष्टि बैड गर्ल है। हाँ, मेरा किंग बेस्ट है, मुझे नहीं खेलना। हाँ। चल उसको छोड़ना, अब तू डैन देगा और मैं छुपूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं आ रहा हूँ। तुष्टि दी, कहाँ पर हो आप? तुष्टि दी, माँ, मैं और तुष्टि दी खेल रहे थे और अचानक से तुष्टि दी गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? देखो अच्छे से, यहीं कहीं छुपी होगी। मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिली। चलो। तुष्टि, वहाँ पर। तुष्टि, सुदीपा, तुम यहाँ देखो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। हाँ। तुष्टि, यहाँ पर। तुष्टि, तुष्टि। क्या हुआ? कहाँ ना बिजी हूँ मैं। तुष्टि नहीं मिल रही है। मैंने सब जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है मुझे। हेलो नैना, तुष्टि नहीं मिल रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ, शुभ्र तो भी यहीं पर है। सुदीपा, बाहर भी सब जगह पे देखा, तुष्टि कहीं पे भी नहीं है। पहले हमारी मिष्टी के साथ ऐसा हो गया और अब तुष्टि गायब है। सर, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। प्लीज हमारी तुष्टि को ढूंढ लीजिए। बेटा, किसी अनजान आदमी को देखा था तुमने? नहीं। कोई सस्पिशियस आदमी जो तुष्टि से बात कर रहा हो? हाँ, डॉली दीदी आई थी पर हमने उन्हें भगा दिया।
ये डॉली सर पड़ोस में रहती है, बच्चों के साथ खेलने के लिए आती रहती है। वैसे बड़ी है पर दिमाग बच्चों वाला है सर। राजनी सर, रोनी को बाहर लेके जाओ जहाँ पर ये लोग खेल रहे थे, वहां पर छानबीन कर। सब जगह देख लिया अच्छे से, तुष्टि कहीं नहीं है। आसपास कोई सीसीटीवी नहीं सर। तुष्टि के फोटोग्राफ्स को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और जितनी भी सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, नाकाबंदी करवा था। इस घर में एक मर्डर पहले ही हो चुका है। You can't afford another one. That's really sad. ठीक है, मैं अपनी टीम को भेजता हूँ। आप सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ड्राइवर और डेड बॉडी को हमें हैंड ओवर कर दीजिए। एक्सक्यूज मी। जी जी। देखो, आई एम सॉरी बट हमें तुष्टि की डेड बॉडी मिल गई। संभालिए। अरे बेटा, बच्चा, रोनी को क्या हो गया? रोनी, बेटा, रोनी, बेटा, रोनी को क्या हो गया? रोनी। जिस बात का डर था वही हुआ। सुदीपा की एक और बेटी की हत्या कर दी गई। क्या होगा? क्या ये घिनौना खेल अब रुकेगा? क्या एक माँ अपने बिखरते हुए परिवार को बचा पाएगी? क्या वो इस तूफान में अपने बिखरते हुए रिश्ते नातों को संजो के रख पाएगी? लेकिन जब खुद की हिम्मत टूटने लगे तो कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़े? बोलेगा? हाँ, मैंने लड़की को नहीं मारा साहब। बॉडी को तूने ही टेम्पो में डाला था? नहीं साहब। अगर तूने नहीं डाला तो किसने डाला? मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि उस लड़की की बॉडी मेरे टेम्पो में कैसे आई साहब। टेम्पो कहाँ से लोड किया था? नाय वाली मंडी है ना, वहाँ नाके पे से। उस वक्त तो गोनी तेरे टेम्पो में थी? नहीं साहब, जब हम टेम्पो में माल लोड करते हैं ना, तभी गोनी चेक करके डालते हैं साहब। बीच में कहीं रुका था? हाँ साहब। कहाँ पर? खाना खाने के लिए ढाबे पर रुका था साहब। ये वो जिसने तुष्टि की बॉडी को टेम्पो में फेंका था। लेकिन सर इसने तो चेहरे पे रुमाल बांध रखा है और टोपी भी पहन रखी है। राइट, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है यहाँ सीसीटीवी लगे हैं और हम फुटेज चेक करेंगे। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, हमेशा हमसे 2 कदम आगे। ये जो कोई भी है इस तुष्टि के घर की ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जानता है। पहले मिष्टी का मर्डर हो जाता है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका रेप नहीं होता है। फिर बाद में तुष्टि गायब हो जाती है और फिर तुष्टि की लाश जो है घर से दूर ट्रक में किसी ढाबे के पास मिलती है। वो एक कड़ी तो है जो इन सब कड़ियों को जोड़ सकती है। एक काम करो राजदीप, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, पुराने नौकर चाकर, प्रोफेशनल दोस्त, दुश्मन, सब, इन सब की एक लिस्ट निकाल, उन सबसे पूछताछ कर। दरिया में खसखस ढूंढने वाली बात है। तुम कुछ जानते हो इस बारे में? सर, वो दोनों बच्चे बाहर आइसक्रीम खाने गए हुए थे तो वहाँ पर उन लोगों ने मर्डर देखा। वो लोग बहुत डरे हुए हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। सर, इस घर में काम करने वाली मेड ने बताया कि रोनी और तुष्टि ने एक मर्डर होते देखा था। तब से रोनी बहुत डरा भी हुआ है सर। घर वालों ने ये बात हमसे छिपा करके रखी है सर। बच्चों ने कौन सा मर्डर देखा? सर, रोबिन गार्डन के पास वाला। रोबिंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था उसे तुष्टि और रोनी ने अपनी आंखों से देखा। ये बात आपने हमें बताई क्यों? रोनी ने जब से उस मर्डर को देखा था वो बहुत डर गया था। कई बार तो वो रात में चीखता चिल्लाता भी था। रोनी से मिल सकता है? सर, रोनी की हालत बहुत खराब है। ना वो कुछ खा पी रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, बस एक कोने में देखता रहता है। वैसे रोबिंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था, हो सकता है वो मर्डर्स अपने गवाहों को खत्म करने के लिए उन्होंने तुष्टि का मर्डर किया। अगर ये बात सही है तो रोनी उनका अगला टारगेट हो सकता है। आप लोग चौकन्ने रहिएगा। वैसे हम लोग ने आसपास जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एक और बात, उस दिन रोनी कह रहा था कि एक लड़की डॉली उन लोगों के साथ खेलने आई थी, लेकिन तुष्टि ने मना कर दिया था। क्या हम उस लड़की से बातचीत कर सकते हैं? सर, यही टाइम है डॉली के घर आने का।
बस आती ही होगी। आ गए। डॉली बेटा। अरे अंकल, अंकल, अरे अंकल, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ बेटा, आप कैसे हो? ये कौन है? बेटा ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। हाय अंकल। आपकी स्माइल ना मेरे जो कहानी नहीं है स्टोरी उसके प्रिंस के जैसा है। और आप भी ना बहुत स्वीट हो। हाँ, रसगुल्ला जैसे। बिल्कुल रसगुल्ला जैसे। आप मेरी कहानी सुनोगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। एक जंगल था, बहुत बड़ा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल था। महल में ना राजा था, उसके पास ना इतनी बड़ी तलवार थी। हाँ, और उसने ना वो जंगल में जाके पेड़ को काट के ना उसने बहुत बड़ी महल बनाई उसने। और फिर ना उसके पास ना एक प्रिंस थी, एक प्रिंसेस। ओके, प्रिंसेस थी, बहुत प्यारी थी वो। तुष्टी नहीं, तुष्टी जैसे। हाँ तुष्टी। और प्रिंस ना बहुत बड़ा था। अच्छा, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट। ओ ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे। तो तुम बीस्ट को जानती हो? हाँ, ये रहा ना मेरे गोदी में। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। तुष्टी तो तुम्हारी फ्रेंड है। हाँ। तो तुम जब खेलने आई थी उसके साथ तो उसने मना क्यों कर दिया तुमसे खेलने? क्योंकि वो मुझे ना बैड गर्ल बोलती है और मैं बैड गर्ल नहीं हूँ। मम्मी ने कहा आई एम नॉट बैड गर्ल। अच्छा मैं जाती हूँ, ठीक है? बाय बाय। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। हेलो सर, बिजॉन और उसके साथियों को पकड़ लिया है। सर मैंने मिश्री का मर्डर नहीं किया है और नहीं तुष्टी का। अगर नहीं मारा तो फिर भागा क्यों वहां से? भागा ना वहां से। जब मिश्री का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ तभी मैं समझ गया था कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके पहले मैंने मिश्री के साथ कुछ गलत हरकत की थी। सर मैं बहुत डर गया था, इसलिए भागा। जब तक ये सच ना बोले ना, अच्छी तरह से खातिरदारी करो। सर, मैंने अमित के बैंक अकाउंट चेक किया, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। अमित ने 2 महीने पहले ही अपने 4 बच्चों के नाम 25-25 लाख का इंश्योरेंस लिया है। अच्छा। यस सर। एक और बात, अमित के साथ कई लड़कियों के रिश्ते रह चुके हैं, उनमें से खास है नैना। ये नैना है तो अमित की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इन दिनों अमित की खास बन गई है। लगता है हमें तो नैना से मिलना पड़ेगा। आपने ठीक कहा सर। नैना के साथ एग्जैक्टली आपका क्या रिश्ता है? तो आपको नैना और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। मेरे पति आदमी अच्छे हैं, लेकिन मर्द कमज़ोर है। मुझे चाहिए था कि कोई मेरी केयर करे, और तब मेरी मुलाकात अमित जी से हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई है। साथ ही मुझे गिल्ट भी था, सुदीपा के लिए गिल्ट फील होता था। आपका वाइफ है, सब जानते हो? सर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पता है या नहीं पता है। वो अपने कुकिंग के वीडियोस बनाए और उसमें खुश रहे। मेरे बहुत सारे अफेयर्स हैं, उनमें से नैना भी एक है। अमित की बातों से कभी ऐसा लगा आपको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा वो कोई संगीन जुर्म भी कर सकता है? वो रोमांटिक ज़रूर हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं मार सकते। अमित जी, आपने अपने बच्चों के लिए इतनी महंगी पॉलिसीज ली, आप पे लाखों का कर्जा है, साथ ही आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका अफेयर चल रहा है, और अब एक के बाद एक आपकी दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। अमित जी, इतना सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई सबूत है या चश्मदीद गवाह है तो लेकर आइए, बात करते हैं। चलता हूँ। नमस्कार। घृणा रही मुझे अपने आप से। मेरा हस्बैंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, मैं तो कह भी नहीं पा रही हूँ। मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ चल रहा था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तुम लोगों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया, और आगे भी तुम लोग जो करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अब तुम दोनों का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं जा रही हूँ टीटू और रोनी को अपने साथ लेकर। सुदीपा, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी? मेरे घर। सुदीपा की बहन भी जिंदा है। हम दोनों के बीच चाहे कितने ही मनमुटाव क्यों ना हो, चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, हमने रिश्तों में कभी धोखेबाजी नहीं की। बेटा ऐसे नहीं करते, खाना खाना पड़ता है ना। मुझे भूख नहीं है।
मुझे भी भूख नहीं है, मुझे भी नहीं खाना। टीटू बात तो सुन। टीटू मिष्टी और तुष्टी को दोनों भाई बहुत मिस कर रहे हैं। और वैसे भी कई दिनों से इस घर में ऐसा कुछ नहीं बना जो उन्हें पसंद है। अगर उनका मूड ठीक करना है ना तो हम उनके लिए कुछ बाहर से मंगाते हैं। जो करना है करो दीदी, मुझे इन बच्चों के मुरझाए चेहरे देखे नहीं जा रहे। सुदीपा, ले आ बच्चों को, पिज्जा आ गया। दीदी टीटू तो सो गया, लेकिन रॉनी खाएगा, है ना? पिज्जा? रॉनी, 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 क्या हो गया बेटा? दीदी, रॉनी, 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 क्या हो? अरे उल्टी। दीदी प्लीज डॉक्टर को बुलाइए, प्लीज। रॉनी, आई एम सॉरी, हम रोनी को बचा नहीं पाए। मैम आई एम सॉरी फॉर यू। लेकिन मैम हमें अपनी इंक्वायरी करनी होगी। आप प्लीज हमें बता सकती हैं कि रोनी ने क्या खाया था? होटल से पिज्जा मंगवाया था, बस वही खाया था उसने। ये पिज्जा घर में और किसी ने खाया था? नहीं, घर में शोक चल रहा है ना, हम ये पिज्जा तो टीटू को भी खिलाने वाले थे, पर वो पहले ही सो गए। राजदीप, ये पिज्जा जिस दुकान से आया था उसके ओनर को बुला के लेके आओ और वो बचे हुए पिज्जा को फोरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ। हाँ दादा, रूपा जी ने हमारे यहाँ से ही पिज्जा ऑर्डर किया था, हमने ताड़ाताड़ी भेज दिया था। और हमारे यहाँ तो हाइजीन का बहुत अच्छे तरीका से ख्याल रखा जाता है। मतलब अगर हमारे यहाँ से भेजा हुआ पिज्जा में कोई भी खराबी होता तो बाकी का कस्टमर से भी कंप्लेन आता था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा एक बात बताइए। जी सर। उस दिन डिलीवरी बॉय कौन था? रमेश, रूपा जी के घर में रमेश पिज्जा डिलीवरी देने गया था। लेकिन दादा वो डिलीवरी करके रिटर्न नहीं दिखा रहा इधर, मतलब वो डिलीवरी करके वापस नहीं आया और उसका मोबाइल भी कंटिन्यू स्विच ऑफ है क्योंकि एप्लीकेशन से वो एग्जिट है। रमेश की फोटो को अपने खबरों में सर्कुलेट करो। रमेश का गायब होना और रोनी की मौत ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। सर, सुदीपा के घर से बच्चों को उठा लेने की धमकी देने वाले यासिर को हमने अरेस्ट कर लिया सर। 12 में छिपा बैठा था। सर, बहुत मोटी चमड़ी का है, इतना पिट रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। कैसे नहीं बोलेगा? चलो देख यार, ये सिर्फ शुरुआत है। सच सच बता, तूने ही सुदीपा के 3 बच्चों को मारा है ना? कैसे मारा, किस हथियार से मारा? सच सच बता, देख सच सच बता, वरना तुझे यहाँ पर गाड़ देंगे। ये सच है कि मैं अमित से मिलने गया था और उसके बच्चों को उठा ले जाने की धमकी भी दी थी, लेकिन अम्मी कसम साहब मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। जब मिष्टी की मौत की खबर मिली तो मैं डर गया। मैं सोचा कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग सबसे पहले मेरे को ही उठाएंगे। मैं एक छोटा मोटा धंधा करता हूँ साहब, मेरे पैसे थे अमित के पास। सर, उस गायब डिलीवरी बॉय की लास्ट लोकेशन मिल गई। बस बस बस। ये डिलीवरी बॉय का लास्ट लोकेशन। सर, ये तो रूपा के घर के बिल्कुल पास की लोकेशन है। राजदीप, ये केस और भी उलझता जा रहा है। आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज चाहिए मुझे।
यही है वो जिसने डिलीवरी बॉय को मारा, पार्सल लिया और रूपा के घर पर ड्रॉप कर दिया। आखिर ये है कौन? दीदी, इस शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरा पति, फिर मेरे 3 बच्चे, अब सिर्फ टीटू है मेरे पास। दीदी, मैं टीटू के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इस शहर में मेरा दम घुटता है। मैं एक पल के लिए भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। इसीलिए मैं टीटू के साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ और शायद तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। सर, हम अमित का फोन ट्रैक कर रहे थे तो एक नई बात पता चली। लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड्स। जहां पर डिलीवरी बॉय की मौत हुई थी वहीं पास में जो है रूपा का घर भी है और बीच में नैना का भी फोन आता है। जिस बात का डर है वही होने वाला है। अमित और नैना को लेके आओ। लेकिन अमित का फोन तो बंद आ रहा है, घर पे भी ताला लगा हुआ है। Then get नैना, quick. सर, नैना को था, नैना के डाकुन। सर वो घर पे नहीं है सर। कहाँ गई है वो? सर पता नहीं क्या हो गया सर। घर से निकलने से पहले नैना को किसी का कॉल आया था। उसकी बातों से आपको कुछ तो पता चला होगा। मेरी बीवी को उसके यार अमित का कॉल आया था, उसी के साथ गई होगी। फोन भी स्विच ऑफ करके बैठी है। अमित ने भी फोन बंद करके रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ करने दोबारा आएंगे। सर, ये अमित और नैना दोनों गायब है, दोनों के फोन बंद है। अमित रूपा के घर से निकल के नैना के घर की तरफ जाता है, फिर अमित और नैना दोनों मिलकर जो है डायमंड हार्बर की तरफ जाते हैं। डायमंड हार्बर वो जगह है जहां पर बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है और बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। तो हो सकता है दोनों के दोनों मिलकर जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जाके उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इससे पहले वो किसी जुर्म को अंजाम दें, हमें उन्हें रोकना होगा। एक काम करो, हमारे जितने भी खबरी हैं उन्हें डायमंड हार्बर में एक्टिवेट करो और पूरे डायमंड हार्बर को अच्छी तरह से छान करो। मुझे डर है जिस तरह से खून के सिलसिले चल रहे हैं, कहीं सुदीपा का चौथा बेटा उसे टारगेट न बनाया जाए। सर एक खबर मिली है, रॉबिन गार्डन पे मर्डर करने वाला दीप, जिसे तुष्टि और रोनी ने मर्डर करते देखा था, वो मर्डर के तुरंत बाद चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश चला गया। तो उसका इन बच्चों के मर्डर्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो आखिर ये मर्डर है कौन और मर्डर किया क्यों? सर, आपके ऑर्डर के अनुसार हमने घर पे सभी मेंबर्स के मोबाइल्स चेक किया, डेटा खंगाले, लेकिन घर के सबसे छोटे बच्चे टीटू के मोबाइल रिकॉर्ड्स पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट लीड हमें उसी के मोबाइल से मिली। क्या? हाँ सर, इस मोबाइल से सिर्फ एक ही नंबर पर बात होती थी, जो कि डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड है। एड्रेस तो सही है लेकिन नेम फेक है। और ये वही डायमंड एरिया है जहां पर अमित अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गया है। हाँ सर, वो डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड फोन नंबर मिष्टी, तुष्टि और रोनी, इन तीनों के क्राइम सीन पर और क्राइम के टाइम पर लोकेट हुआ है। और सर ये नंबर वेलकम धाबा पे भी लोकेट हुआ है, जब तुष्टि की बॉडी को टेम्पो में डाली गई थी। सुदीपा को सावधान किया? हाँ सर, हमने कॉल किया था लेकिन वो सिलीगुड़ी के लिए निकल चुकी थी। उनकी बड़ी बहन ने कहा कि इन दिनों उनका मन कोलकाता में नहीं लग रहा था और सबसे छोटे बच्चे को लेकर भी वो बहुत परेशान रहती थी। उस मर्डर का मोबाइल अभी करंटली कहाँ लोकेट हुआ है? सर एक मिनट चेक करना होगा। हाँ सर, करंटली सिलीगुड़ी जाने वाले हाईवे के पास ही। लेट्स गो सर। अब जो करना जल्दी करो, अगर सो कर उठ गया ना तो मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार इतने छोटे बच्चे को मारना है, थोड़ी हिम्मत तो बढ़ाने दो। जल्दी करो। हथियार नीचे, नीचे हथियार, चला बच्चे से दूर हट। चेक करो बच्चा ठीक है कि नहीं। सब बच्चा ठीक है। सोच भी नहीं सकता था कि माँ ऐसी हरकत कर सकती है। मेरा पति और उसकी गर्लफ्रेंड का बोल।
वो जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके चल। सर। सुनील से मैं कॉलेज के समय से प्यार करती हूँ। एक बार कुछ सड़क छाप लड़कों ने मुझे छेड़ा था। सुनील को बहुत गुस्सा आया तो सुनील ने उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक लड़का मर गया, जिसकी वजह से सुनील को 12 साल की जेल हो गई। इस बीच माँ बाबा ने मेरी शादी अमित के साथ करा दी, लेकिन सुनील जैसे ही जेल से छूटा वो मुझसे मिलने आया। सुनील को देखकर मुझे उससे मिलने की इच्छा और बढ़ गई, और इसी बीच मुझे पता चला कि अमित का बाहर और बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे बस सुनील के साथ रहना था, लेकिन एक बार मिष्टी ने मुझे और सुनील को एक साथ देख लिया, और मिष्टी ने मुझे चेतावनी दी कि मैं सुनील से ना मिलूं। मुझे डर था कि वो कहीं अमित के सामने हमारी पोल ना खोल दे। इसी बीच मिष्टी के साथ वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली घटना घटी। हमने मौके का फ़ायदा उठाया और मिष्टी को मार दिया। मिष्टी की माँ होने के बावजूद भी मुझे उसे मारने का ज़रा भी दुख नहीं था। फिर हमने सोचा कि अगर एक एक करके हम सारे बच्चों को मार देते हैं और ब्लेम अमित पे चला जाता है तो मैं इस शादी से फ्री हो जाऊंगी। पता नहीं कहाँ से नैना को सुनील के कोलकाता में होने की खबर लग गई और वो अमित को लेकर सुनील के पास डायमंड हार्बर आ गई। सुनील ने किसी तरह से उन्हें बेहोश किया। हमारा प्लान था कि हम दोनों को गाड़ी की डिक्की में भरेंगे और हाईवे के पास वाले जंगल में उन्हें मारकर उनकी बॉडी वहीं कहीं ठिकाने लगा देंगे और टीटू को भी वहीं मारकर फेंक देंगे। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, लेकिन माँ का ऐसा कोई घिनौना रूप नहीं देखा मैं। माँ और ममता के नाम पर कलंक खत्म। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कम से कम फांसी की सजा जरूर। जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा ना। एक माँ अपना प्यार पाने के लिए अपने बच्चों को एक के बाद एक मार कैसे सकती है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये हुआ है। इंसान के अंदर सत और असत का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हमारे अंदर का रॉ एनिमल इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति और संस्कार परंपरा के बीच की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। सुदीपा और अमित के मन में भी यही चल रहा था। वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट से हार गए और उनके 3 बच्चे, उनकी जान चली गई। जब इंसान अकेला होता है तो इसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जब इंसान शादी करके बच्चे पैदा करके अपनी पशु प्रवृत्ति से हारता है तो परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। आज की कहानी से सीखने को ये मिलता है कि इंसान को हर गलत मोड़ पर रुकने का मौका मिलता है, बशर्ते वो सतर्क रहे। जैसे एक मौका सुदीपा को मिला था जब वो जेल से छूटकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी। तब उसे अपने पुराने प्रेमी सुनील से बच के, उससे दूर रह के आगे होने वाली तबाही को रोकना चाहिए था। ऐसा ही मौका अमित को भी मिला था जब गुंडे उसके घर में घुसकर कर्जा वसूलने के लिए उसे धमका रहे थे। वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अपने परिवार को बिखरने से बचा सकता था। तो आप सही समय पर सही निर्णय लें, इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। कहते हैं शराब हर गम पी जाती है, लेकिन मेरे लिए ये ज़िंदगी का सबसे झूठा फलसफा साबित हुआ। मैं जाम पे जाम खाली करती गई, लेकिन मेरे गम नहीं मिटे और फिर भी मैं खुद को खोने का जश्न मनाती रही।
कहते हैं किसी की एक बुराई उसकी सारी अच्छाइयों को खा जाती है, पर बुराइयां किस में नहीं होती। कोई झूठ बोलता है, कोई नशा करता है, हम सब में कोई ना कोई खामियां होती हैं और हम सब अपने अपने स्वभाव के हिसाब से जीते हैं। कल्पा का भी एक लाइफस्टाइल था और वो अपनी कमियों को सुधार के एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके साथ ज्यादतियां भी हो रही थी और उसकी जिंदगी एक दर्दनाक सा सफर बनकर रह गई थी। जिंदगी से भागते भागते थक गई थी मैं, समझ ही नहीं पा रही थी आखिर मेरी मंजिल थी क्या। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे अपने परिवार के लिए जीना था। ये एक ऐसे गुनाह की कहानी है जहां क्राइम सीन का मंजर, अपराध का मकसद और अपराध का तरीका अचंभे से भरा हुआ था। साइड करो, साइड करो, चलो हट जाओ, सामने मत आओ कोई। सर लगता है इस लड़की का रेप करके इसको मार के यहाँ फेंक दिया। ये एक ऐसी क्राइम मिस्ट्री थी जो पुलिस के लिए सॉल्व करना बहुत चैलेंजिंग था और उतनी ही चैलेंजिंग कल्पा की जिंदगी थी जिससे वो लगातार जूझ रही थी। मैम मैं जानती हूँ नशा करते वक्त इंसान अपनी परवाह करना भूल जाता है, लेकिन मुझे जिंदगी कभी रास ही नहीं आई। तुम यहाँ रहकर 40 दिन का एक सेशन पूरा करो और इसके बाद तुम शराब को कभी हाथ नहीं लगाओगी। लेकिन मैम मुझ पर काफ़ी कर्जा है, मैं 40 दिनों के लिए जॉब से छुट्टी नहीं ले सकती। क्या आप प्लीज़ मुझे कोई दवा सजेस्ट नहीं कर सकती? कल्पा, नशा दवा से नहीं, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही छूटेगा। और क्या बाहर रहकर तुम खुद पर कंट्रोल कर पाओगी? बेबे तू कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। वो कुड़ी तेनू मेरे खिलाफ भड़का रही है ना, मैं तेनू ओदे नाल नहीं रहन दवांगा। मैं हुणे ओदा सामान चक के बाहर फेंकता हूं। रुक तेजिंदर, रुक जा। खबरदार जो तूने उसके सामान को हाथ लगाया, वो ना मेरी पीछे किराया देती है मैनू। तू ना मेरे गुजारे के लिए मुझे खर्चा नहीं देता। अकेला छोड़ के गया था तू मैनू। अकेला छोड़ गया था तू याशी करेगी? अपनी बेबे को तू याश बोलता है? अरे शर्म नहीं आती तेनू? चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। बेबे तू उस लड़की के लिए मेरी इज्जत तार रही है ना, देख लूंगा तुझे। खस मानू खानिया। आंटी क्या हुआ ये तेजिंदर भैया इस तरह? अरे नाम मत ले उस कुत्ते का, सारे मूड की ना बैंड बजा के चला गया। चिल्ला चिल्ला के ना मेरा गला सूख गया है। तू जुगाड़ लाई है? वाह जी वाह, तू ना मेरी असली पुत्र है। वाह जी वाह। कल्पा, नशा दवा से नहीं, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल पावर से ही छूटेगा। ओए, तूने अपने लिए पैक नहीं बनाया? नहीं आंटी, मैंने सोचा है आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। ओह, बुखार तो नहीं हो गया तेनू? नहीं आंटी, मजाक नहीं कर रही। शराब की लत ने मुझे खुद से, अपनी फैमिली से दूर कर दिया, लेकिन अब मैं बदलना चाहती हूँ। और आंटी मैं चाहती हूँ कि आप भी शराब छोड़ दो। अरे पुत्र, अब तो ये शरीर छोड़ने का वक्त आ गया। अब तेरे अंकल जी थे ना तब तक। आंटी इसी गलतफहमी के कारण मैंने भी पीना शुरू किया था कि शराब पीकर मैं अपने सारे गम भुला दूंगी, लेकिन यही सोचकर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं आंटी। एक काम कर, तू ना आज मेरे नाल आखिरी बार शराब पी ले। नहीं आंटी, आज शाम को अपनी बस है, थोड़ी सी पी ले मेरे खातिर। पहले शराब नू बस कर, फिर अपनी बस पकड़ के चली जाना। क्यों? मैं एक परवानी की तरह थी, जानती थी आग से खेलूंगी तो जल जाऊंगी, लेकिन फिर भी ये खेल रुक ही नहीं रहा था। टाइम क्या हुआ बेटा? 8:30 हो रहे आंटी। सर दर्द से फटा जा रहा है। एक काम करना, कंडक्टर से पूछना कि खाने के लिए बस कब रुकेगी। प्लीज बेटा। ठीक है आंटी।
सो सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया ये डिनर के लिए गाड़ी कहाँ रुकेगी? बस 10-15 मिनट में गुलशन ढाबा पहुंचने वाली है, बस वहीं रुकेगी। ओके, थैंक यू। खाना खाएगी तुम? मैं अभी बस कॉफी या कुछ भी। मैं दाल रोटी फटाफट खाऊंगी। आंटी मैं अभी आती हूँ। हाँ। पीछे हटो, साइड करो, साइड करो। चलो हट जाओ, सामने मत आओ कोई। सर लगता है इस लड़की का रेप करके इसको मार के यहाँ फेंक दिया। सर इसकी तो सांसें चल रही है, ये तो जिंदा है। व्हाट? लड़की को हॉस्पिटल में पहुंचाओ, क्विक। सर सर लेडीज के कपड़े लगता है इसी लड़की के हैं। और सर कपड़े फटे हुए भी हैं। मनीष सर, ये देखो ब्लड का निशान। लगता है लड़की को इस तरफ से लाया गया। ये देखिए सर, यहाँ भी है, यहाँ भी है सर। आगे कहीं भी नहीं है सर ब्लड ट्रेल यहीं तक है सर। यहीं पे ढेर सारा खून पड़ा हुआ है। हाईवे नजदीक है सर। हो सकता है सर लड़की का रेप करके उसको चलती गाड़ी से यहाँ फेंक दिया। शायद लड़की जिंदा थी इसलिए वो ड्रैग करके यहाँ से वहाँ चली गई। अगर लड़की का रेप करके उसको यहाँ फेंका गया होता तो लड़की के कपड़े भी यहीं होने चाहिए, लेकिन लड़की के कपड़े मिले हमें लड़की के पास। लड़की की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही हैवानियत के साथ उसका रेप हुआ है। राइट सर। क्रिमिनल्स को लगा होगा कि लड़की मर गई, लेकिन लड़की सरवाइव कर गई। लड़की का होश में आना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लड़की हमें बता सकती है कि उसके साथ ये दरिंदगी किसने की है। राइट सर।
ऑफिसर, वो लड़की कोमा में चली गई है। डॉक्टर, इस लड़की का स्टेटमेंट लेना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उस कंडीशन से बाहर कब आ पाएगी? फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है। ये मिरेकल ही है कि वो इस कंडीशन में भी जिंदा है। उसकी गर्दन और शोल्डर पे कई फ्रैक्चर्स भी हैं। उसकी चोटों को देखकर लगता है जैसे वो एक सीरियस रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई है। और जब वो यहाँ लाई गई थी तो उसके कई जख्म सूखे हुए थे। लगता है जैसे वो तकरीबन 15-16 घंटे से तड़प रही होगी। मतलब कल रात लगभग 12 बजे के आसपास उसको ये जख्म दिया गया है। अच्छा डॉक्टर, हमें लग रहा है कि लड़की के साथ गैंगरेप भी किया गया है। हमें भी ऐसा लग रहा है। हमने सीमन सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं जो हमने जांच के लिए भेज दिए हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उसके साथ कितने लोगों ने गैंगरेप किया है। पिछले 24 घंटे से वो लड़की जिंदगी से जूझ रही। हमें भी खुद को चैलेंज देना है। अगले 24 घंटे के अंदर हमें उस लड़की की पहचान पता करनी है, ताकि हमें यह पता चल सके कि वो लड़की उस जगह पर कैसे पहुंची और उसके साथ ये दरिंदगी किसने की। लेकिन सर, हमें किसी भी थाने में उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। आसपास भी इंक्वायरी की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हो सकता है सर वो लड़की इस एरिया की हो ही नहीं। भले ही वो लड़की इस एरिया की ना हो, पर उसके गुनहगार तो इस एरिया के हो सकते हैं। इस एरिया के जितने भी उठाए गए हिस्ट्री शीटर हैं, सबको उठाओ, कुटो। पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही थी। उन्होंने कई लोकल गुंडों और हिस्ट्री शीटर्स को इंटरोगेट किया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। और कल्पा का परिवार कहाँ था, वो अभी तक उसकी पहचान के लिए सामने नहीं आया था। कल्पा, उठ जा बेटा, 8 बज गए। उठो उठो जल्दी, उठो ना बेटा। चलो उठो, 8 बज गए ना बेटा, उठ जाओ। मंजुला, सोने दे इसे कुछ देर और। वैसे भी आज संडे है, इसे कौन सा कॉलेज जाना है? पर पापा, आप संडे को कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री में बड़ा ऑर्डर आया है। संडे का एक्स्ट्रा पार्टी कमाने का मुझे भी मौका मिला है। नहीं नहीं पापा, आप वैसे ही रोज ओवर टाइम करते हो। कम से कम संडे को तो आराम कर लिया करो। एक बेटी का बाप हूँ मैं। कल को तेरी शादी भी तो करनी है। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। बीए पूरा होते ही मैं भी जॉब करूंगी। मुझे आपका हाथ बटाना है। इतनी जल्दी मुझे विदा करने का मत सोचो आप लोग। उस लड़की के साथ बहुत ही हैवानियत हुई। पिछले 24 घंटे में हम कुछ भी पता नहीं कर पाए। सभी पुलिस हेडक्वार्टर में लड़की का फोटो भेज दिया सर। न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में भी लोगों से अपील की कि अगर कोई इसे जानता है तो सामने आए। लेकिन तब तक हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। उस लड़की के साथ इतनी ज्यादती हुई है कि वो कोमा में चली गई। जिंदगी और वक्त ठहर गया उसके लिए। अगले 24 घंटे में क्या क्या एक्शन लेने वाले हो, टाइम फ्रेम करो। कैसे भी करके हमें उस लड़की की पहचान पता करनी है। राइट सर। मेरे जख्मों ने मुझे नई पहचान दी है। मत पूछ कि अब जिंदगी ने क्या सौगात दी है। अब किस दर्द से उम्मीद करूं तुझसे। जिंदगी से टूटकर बस मौत को आवाज दी है। सर, ये मेरी सोशल मीडिया फ्रेंड है। मैंने जैसे ही अखबार में इसकी फोटो देखी, मैं यहाँ चला आया। रुखसत? हाँ सर, इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में यही नाम है इसका। कुछ महीने पहले ही मैंने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और इसने एक्सेप्ट कर ली थी। रहती कहाँ है ये रुखसत? सर, मैं इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही इससे कभी मिला। लेकिन सर, इसके सोशल मीडिया पेज में ऐसे कई फोटोज़ हैं जिनमें ये दिल्ली के ब्लैक थंडर पब में नज़र आ रही है। सर, इन फोटोज़ को देखकर लगता है कि शायद इसका इस पब में काफ़ी आना जाना था। फिलहाल तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें दोबारा बुलाएंगे। जी सर। मनीष सर, एक तरफ तो ये लड़का कह रहा है कि उस लड़की से कभी मिला तक नहीं था, और दूसरी तरफ उस लड़की के लिए इसका इतना कंसर्न। देखो इसको, और रुक सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर, उसकी पर्सनल डिटेल पता करवाओ। तब तक दिल्ली के ब्लैक थंडर पब जाते हैं, शायद वहां से उस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। राइट सर। लगता है तुम्हें कोई याद कर रहा है बेटा। मुझे कोई याद करे ऐसा कम ही होता है आंटी। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा? तेरे अपने तुझे क्या याद नहीं करते? एक काम कर, ये टॉफी खा ले, हिचकियाँ कम हो जाएगी। ले। नहीं, मैं ठीक हूँ आंटी। अरे ये खा ले और भी ठीक हो जाएगी। ले खा। थैंक यू।
यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, राजस्थान पुलिस। इस लड़की का इस पब में काफी आना जाना है। कौन है ये? सर ये कल्पा है। कल्पा? हाँ सर, हमारे इसी पब में काम करती है। शी इज अ वेट्रेस। कल्पा यहाँ दिल्ली में काम करती है, तो फिर वो यहाँ से 90 किलोमीटर दूर भिवाड़ी कैसे पहुंची? सर ये सब तो मालूम नहीं, लेकिन वो कई दिनों से छुट्टी पर थी। रहती कहाँ है कल्पा? वैसे तो वो हिसार की रहने वाली है, लेकिन वो पोमिला आंटी के साथ पीजी रहती है, और पोमिला आंटी भी हमारे रेगुलर कस्टमर है। कल्पा इस पब की एक कस्टमर के यहाँ बिजी रहती है। सर कल्पा में हर किसी को अपना बनाने की क्वालिटी है, और सभी लोग उसे लाइक करते हैं यहाँ। और पोमिला आंटी से तो उसकी इमोशनल बॉन्डिंग हो गई थी। सर पोमिला आंटी अकेली रहती थी, इसलिए उन्होंने कल्पा को अपने साथ रख लिया था। ये सोशल मीडिया अकाउंट कल्पा का ही है? हाँ सर। तो फिर ये रुखसत के नाम से क्या है? सर एक्चुअली ये पोइट्री नेम है, और उसे शेरो शायरी का बहुत बड़ा शौक है, और वो अलग ही मूड की लड़की है। इस उम्र में भी उसके बातों में डेप्थ है। अब जिंदगी पे मौत भारी है, मुझे गले लगा लो, अब रुखसत की बारी है। अब सॉरी मैम, वो मेरी फ़ोन की बैटरी चली गई थी, नया शेर भूल ना जाओ तो इसीलिए मैं लिख दिया। आई एम सो सॉरी। लेकिन तू ऐसे थॉट्स लाती कहाँ से कल्पा? दर्द को जुबान दे दो तो शेर भी बन जाते हैं। लेकिन तेरे दर्द सिर्फ तुझे शायर नहीं, तुझे शराबी भी बना रहे हैं। सर उसे शराब की बहुत बुरी लत लग गई थी। कुछ तो ऐसा था जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। कल्पा इस वक्त जिस हालत में है, तुम्हें किसी पर शक है? कौन कर सकता है उसके साथ इतनी दरिद्री? नहीं सर, लेकिन कुछ टाइम पहले उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। किसने किया था ये सब उसके साथ? सर ये हरकत किसने की थी इसका तो पता नहीं चला, लेकिन मैंने कल्पा को कहा था पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन शर्म की वजह से उसने की नहीं, और उसे रियलाइज़ भी हुआ कि ये सब कुछ उसकी ड्रिंकिंग की वजह से हुआ है। उसने मन बना भी लिया था कि वो शराब छोड़ देगी। क्या कल्पा का रेप हो गया? कल्पा इतने दिन से गायब है, आपने जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गायब है? सर वो तो अपने परिवार वालों से मिलने गई थी। कहाँ रहता है कल्पा का परिवार? हिसार में। 4 तारीख को वो अपने भाई से फोन पे बात कर रही थी और उनका प्रोग्राम बन गया। भैया एक तो मुश्किल से आप मेरा फ़ोन उठाते हो, और ऊपर से माँ से भी बात नहीं करवा रहे। मैंने पहले ही बोला है मैं बाहर हूँ, और वैसे भी माँ तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है, तो मैं घर जाके माँ से मिलती हूँ। घर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वो मेरा भी घर है, और आप मुझे माँ से मिलने से नहीं रोक सकते। दरअसल उसकी अपने भाई से बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती? ये उनकी पर्सनल बात है, और कल्पा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो 5 तारीख को बस से हिसार के लिए निकल गई। कश्मीरी गेट से उसकी 5 बजे बस थी। अगर वो हिसार के लिए निकली थी तो फिर भिवाड़ी कैसे पहुंच गई? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? अब हमें कल्पा के परिवार का एड्रेस दीजिए। मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। कल्पा आपके यहाँ पीजी रहती थी, आपने उसका कोई तो आईडी प्रूफ लिया होगा? नहीं सर, हाँ वो मुझे किराया देती थी, लेकिन हमारा रिश्ता तो माँ बेटी जैसा था, और उसके साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। सर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। एक कांस्टेबल को कश्मीरी गेट भेजकर ये पता करवाओ कि 5 तारीख की शाम को कल्पा ने वहाँ से किसी बस में बोर्ड किया था, और ये भी पता करवाओ कि कल्पा हिसार जाने वाली थी, वो हिसार नहीं पहुँची, तो उसकी फैमिली ने उसको ढूंढने की कोशिश करनी थी। बस बेटा, अब ये खाना अलग से नहीं उतरता। बोझ बन गया हूं मैं तुम सब पर। ऐसा मत भूलो पापा, आपके 2 बच्चे हैं, मैं और सोम भैया, हम दोनों आपके 2 बाजू बनेंगे। ये सब बातों का कोई फायदा नहीं है कल्पा। ये दिन रात जिस फैक्ट्री मालिक के तलवे चाटते रहे, उसने मुआवजे के नाम पे 2 महीने की तनख्वाह पकड़ा दी, और फिर ये उसके ऊपर केस भी नहीं कर रहे। बड़े लोग हैं बेटा, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। वो जीना वैसे भी मुश्किल हो गया है हमारा, आपके हाथ भी गए और नौकरी भी। तो फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया? पापा को कोसने के अलावा आप अपने लिए कोई जॉब क्यों नहीं देखते? तुझे जॉब मिल गई तो मुझे ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी ना? और वैसे भी मैं कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं करूंगा जहां इनकी तरह मुझे किसी के तलवे चाटने की जरूरत पड़े। पापा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं इतना कमाने लगी हूँ कि सब कुछ संभालूंगी। पापा प्लीज आप, पापा
क्यों क्या पापा क्या हुआ पापा? क्या हो रहा है उनको? सर ये कश्मीरी गेट बस स्टैंड की फुटेज है। 5 अक्टूबर की शाम को कल्पा ने दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस पकड़ी थी, जबकि पौमिला ने हमें बताया था कि कल्पा उस शाम को हिसार जाने वाली थी। पौमिला ने हमें बताया कि कल्पा दिल्ली से हिसार जाने वाली थी, लेकिन कल्पा ने दिल्ली से जयपुर की बस मिली और दिल्ली से जयपुर रोड पर भिवाड़ी के पास कल्पा हमें जख्मी हालत में मिली। तो क्या कल्पा ने पौमिला से झूठ बोला या फिर पौमिला हमसे कुछ छिपा रही थी? कल्पा की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? कल्पा के सोशल मीडिया अकाउंट से जो नंबर लिंक है वो हिसार के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है सर। इस बस के कंडक्टर ड्राइवर को बुलवा लिया? जी सर, ये लड़की हमारे बस में उस शाम को चढ़ी थी और शायद जयपुर तक का टिकट लिया था। एक जयपुर देना। जयपुर। ये लड़की जयपुर जा रही थी तो फिर हमें जख्मी हालत में भिवाड़ी में कैसे मिली? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। रेप हुआ है इस लड़की के साथ। देख अगर कुछ भी छिपाया ना हमसे तो हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं सर, लेकिन हाँ सर, जयपुर पहुंचने पर हमें एक सवारी का बैग मिला था। सर वो बैग हमने जयपुर बस स्टैंड के लगेज रूम में जमा करवा दिया था। हमारी बस रोजाना रात डिनर के लिए गुलशन ढाबे पर रुकती है और गुलशन ढाबा भिवाड़ी से 15-20 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तू कह रहा है कि वो बस डिनर के लिए गुलशन ढाबा पर रुकी, वो लड़की बस से उतरी लेकिन वापस बस में नहीं चली? हमें ये याद नहीं है सर। उस बस में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे सबकी डिटेल दे, हमें याद दिलाते हैं तुझे। सर ये लंबे रूट की बस है, हर रोज नई सवारी बैठती है, अब इतना याद कैसे रहेगा? तो अपनी याददाश्त पे जोर डाल। जब तक इसको सब कुछ याद नहीं आ जाता ना, जाने मत देना यहाँ से। और तेरे बस का ड्राइवर आने वाला था, वो आया क्यों नहीं अभी तक? कहाँ है वो? सर आज वो ड्यूटी पर नहीं आया था, लेकिन हमने उसे आने को बोला है। याद दिलाओ इसको। सर हमने क्या किया है सर? हमें क्यों पकड़ रहे हैं सर? सर उस लड़की की बॉडी पे जो सीमेंट सैंपल्स मिले थे उनमें से एक ही डीएनए मिला है। इसका मतलब सर उस लड़की का रेपिस्ट एक ही है और हम समझ रहे थे कि लड़की का गैंग रेप हुआ है। चलते हुए हाईवे पे एक अकेला आदमी एक लड़की के साथ इतना कुछ करे और लड़की रिटेलिएट ना करे, पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से लड़की को इंजरीज दी गई हैं, जिस तरह से लड़की को 200 मीटर ड्रैग करते हुए रोड से दूर ले जाया गया है, क्या वाकई में रेप करने के बाद लड़की को जख्मी दिए गए होंगे? सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़की के साथ रेप जख्मी हालत में हुआ है? वो बस डिनर के लिए गुलशन ढाबा पे रुकी थी, वहां चलते हैं। सर हाँ साहब, ये मैडम को मैंने उस रात यहाँ पे देखा था और इनका चेहरा मुझे अच्छे से याद है साहब, क्योंकि इनको किसी ने बाथरूम में बंद कर दिया था साहब। खोलो दरवाजा, कौन है वहाँ? क्या बेहुदगी है? किसने बंद किया मुझे अंदर? मुझे नहीं मालूम मैडम। उसके बाद ये मैडम कहाँ गई थी? उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे खाना खाया साहब, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। ये सीसीटीवी काम कर रहा है? जी साहब काम कर रहा है। हमें 5 अक्टूबर की रात की फुटेज चेक करना, दिखाओ। हाँ साहब आइए। हाँ शर्मा बोलो। सर 6 अक्टूबर की सुबह जो बैग बस में मिला था वो मैंने चेक किया, उसमें कल्पा का आईडी और लेडीज़ के कुछ कपड़े थे। सर मुझे लगता है वो बैग कल्पा का ही है। कल्पा खुद से तो अपना बैग बस में छोड़ेगी नहीं, इसका मतलब ये है कि कल्पा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसी सफ़र के दौरान हुआ है। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमें जाने दीजिए ना साहब। कल्पा बाथरूम की तरफ जाते हुए दिख रही है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं गया। इसका मतलब यह है कि होटल के दूसरी तरफ से आकर किसी ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। होटल के बाकी स्टाफ को खा लो, हो सकता है उनमें से किसी की हरकत है। जाओ।
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़के उस रात कल्पा को अपने साथ कार से ले गए हों? कल्पा अगर अपनी मर्जी से कार में उनके साथ जाती तो अपना बैग बस में क्यों छोड़ती? लेकिन सर कल्पा उस रात बस में चढ़ी, फुटेज से ये बात क्लियर नहीं हो रही है और ना ही गाड़ी का नंबर विजिबल है। पता करो वो दोनों लड़के कौन थे, और फुटेज में बस की तरफ से जितने भी पैसेंजर आते हुए दिख रहे हैं सबकी पहचान पता करो। क्राइम सीन यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर भिवाड़ी में है। यहाँ से लेकर क्राइम सीन तक जितनी भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, ढाबे हैं, सब जगह पूछताछ करो। ओके सर। शायद उस रात किसी ने कुछ देखा हो। जी सर। मनीष, हिसार पहुंचे? मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हुआ, कहाँ है वो? मुझे उसे मिलना है, मुझे। मनीषा हेल्प करो। माँ जी संभालिए अपने आप। माँ जी संभालिए। माँ जी को कल्पा की बहुत फिक्र लगी रहती थी और कल्पा भी पता नहीं किन लोगों की संगत में पड़ गई और शराब पीने लग गई और कल्पा के साथ अब ये सब। पॉमेला ने हमें बताया था कि कल्पा हिसार आने वाली थी यहीं पर। नहीं सर, कल्पा ने अपने भाई को भी ऐसा ही बताया था फोन। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। सोम जी तो काम के लिए आउट ऑफ टाउन गए हुए, उन्होंने ऐसा हमें कुछ नहीं बताया। हमने सुना है कि सोम की कल्पा से बनती नहीं थी। नहीं सर, दोनों भाई बहन के बीच में ना सर बहुत प्यार था। पुलिस उस बस में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स के साथ साथ उन दो लड़कों की पहचान में भी जुट गई थी जो उस ढाबे में कल्पा के साथ देखे गए थे। लेकिन इस केस के कई और भी राजदार थे। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा था, मीडिया में भी कल्पा को इंसाफ दिलाने की गूंज उठ रही थी। कितने साल से मैं तेरी शक्ल देखने के लिए तरस रही थी बेटा। मुझे क्या पता था मैं तुझे इस हाल में देखूंगी। तू चुप क्यों है बेटा? बात कर ना, अपनी माँ से बात कर। ये अपनी माँ से क्यों नहीं बात कर रही डॉक्टर साहब? क्यों नहीं बात कर रही? माँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने मुझसे बात करने के लिए फोन किया। मेरा बस चलता ना तो मैं तुझे यहाँ बुला लेती, लेकिन तेरे भाई के आगे मेरी एक भी नहीं चलती। लेकिन आप मेरे पास भी आकर रहना नहीं चाहती। सुना है तू शराब पीने लगी है, क्या ये सच है? वो माँ बोलना। अरे सुधा, मेरा फोन देखा क्या? माँ क्या हुआ? माँ बात तो करो। माँ हेलो। मना किया तूने इस लड़की से बात करने के लिए? कल रात इन लोगों को तुम्हारी बस में से उतरते हुए देखा गया। हमें इनकी पहचान करनी है। कहाँ मिलेंगे ये लोग? हाँ सर, इन लड़कों को मैं जानती हूँ। ये दोनों हमारे पब के कस्टमर्स हैं। इन दोनों के नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, पता है आपको? सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन कल्पा के इन लड़कों के साथ दोस्ती हो गई थी और मुझे तो लगता है कि कल्पा के लिए ही आते थे ये लड़के और हज़ारों रुपए खर्च करके जाते थे। अरे अभी तो अभी ना शुरू किया है, तुम बैठो ना हमारे साथ, लेट्स हैव ड्रिंक टुगेदर। सॉरी अंकित, तुम्हें तो मालूम है ना मैं यहाँ एम्प्लॉई हूँ। अरे तो किसी दूसरे पब में चले? नो थैंक्स, आती हूँ कुछ देर में। सर कल्पा को लेकर मुझे इन लड़कों की इंटेंशन सही नहीं लगती थी। मुझे तो हैरान ही हो रही कि उस रात ये लड़के ढाबे में कैसे पहुंच गए। ये दोनों लड़के यहाँ पे रेगुलर कस्टमर थे, तो ये पेमेंट कैसे करते थे? बाई कैश या कार्ड से? सर ज़्यादातर कार्ड पेमेंट होती थी। इनके कार्ड की डिटेल्स मुझे दीजिए। जी सर। सर मैंने कल्पा की कॉल डिटेल्स चेक की। 5 अक्टूबर की रात को 8:30 बजे कल्पा ने इस नंबर पे कॉल किया था सर। 8:30 बजे ही वो बस गुलशन ढाबा पर रुकी थी। किसका नंबर है सर? ये वसीम नाम है सर इसका। थाने बुलाओ इस वसीम को। सर। हाँ मनीष। सर मैंने उन दोनों लड़कों की बैंक डिटेल्स उनका पता लगा लिया है। राज और अंकित नाम है इन दोनों का। दिल्ली के हरिनगर में ये दोनों एक साथ रहते हैं। मैं अभी हरिनगर में ही हूँ, लेकिन इनके घर पे ताला लगा हुआ है सर,
और अंकित का जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है वो भी बंद आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लड़के इस कांड में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए गायब है। 5 अक्टूबर की रात को उसके फोन से कॉल किया गया था तुझे, ये देख। 5 अक्टूबर, हाँ साहब, उस रात मुझे कॉल तो आया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। घुमा रहा है हमें? इन दोनों को भी जानता है ना तू? नहीं साहब, ना मैं इन दोनों को जानता हूँ, मैं ही उस लड़की को जानता हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। लेके जाओ इसको, इसकी याददाश्त भी तेज करो। साहब चल। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब मैंने कुछ नहीं किया। माँ ये क्या हो गया? यही चाहता था ना तू कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। देख तेरे मंसूबे पूरे हो गए। कैसी बात कर रही हो माँ? बहन है वो मेरी। लेकिन तू उसका भाई खिलाने के लायक नहीं है। पिछले 3 साल से मैं उसकी शक्ल देखने के लिए तरस रही। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाई। सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस वसीम पे भरोसा नहीं कर सकते। इसका डीएनए लो और रेपिस्ट के डीएनए से मैच करो। सर, इन दोनों लड़कों में से ये लड़का अंकित अलवर का रहने वाला है। क्राइम के बाद से दोनों अलवर में थे, लेकिन अभी अलवर से भी गायब है। अंकित अलवर का रहने वाला है तो पता करो कि दूसरा लड़का कहाँ का रहने वाला है। मैंने कल्पा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया था, कल्पा इन दोनों के टच में थे। इनके आईपी एड्रेस ट्रेस करो। इस हादसे से पहले कल्पा के साथ पब में किसी ने बदतमीजी की थी, पता करो वो लोग कौन है। राइट। एक बात तो तय थी कि कल्पा के साथ जो भी हुआ वो उसी सफर के दौरान हुआ था, लेकिन पुलिस को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर कल्पा हिसार के लिए निकली तो उसने बस जयपुर की क्यों पकड़ी। एक सवाल ये भी था कि कल्पा और उसके भाई के रिश्ते में खटास क्यों आई। एक सीधी साधी पारिवारिक सी लड़की शराब क्यों पीने लगी। पुलिस से जानने में लगी थी कि कल्पा के साथ कौन कौन पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। तभी राज और अंकित जो उसके साथ ढाबे में देखे गए थे, उनमें से राज को उसके नेटिव एड्रेस चंडीगढ़ से अरेस्ट कर लिया गया। उस रात हम अलवर गए हुए थे और दिल्ली वापस जा रहे थे साहब। इत्तेफाक से कल्पना हमें उस ढाबे पे मिल गई थी साहब। और फिर जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठाया और ले गए। सर हम उसके साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं सर? वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी सर। हाँ सर, वो वहाँ बस से ही वापस गई थी। हमें पता चला है कल्पा हिसार जाने वाली थी, फिर उसने अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली जयपुर की बस क्यों ली? जयपुर कहां जा रही थी वो? मैंने कभी अपनी ज़िंदगी की कदर की ही नहीं, हमेशा माँ का दिल दुखाया। एक्चुअली उन्हीं से मिलने हिसार जाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा अब मैं माँ से तभी मिलूंगी जब पूरी तरह से शराब पीना बंद कर दूंगी। इसीलिए मैं 40 दिनों के लिए जयपुर जा रही हूँ, नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र। कल्पा बहुत पॉजिटिव लड़की थी, उससे बात करके हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आती थी। हम उसके साथ ऐसा करने की सपने में भी नहीं सोच सकते साहब। फिर तुम दोनों गायब क्यों हुए थे? डर गए थे साहब। डर इसलिए गए थे क्योंकि तुम दोनों भी इन्वॉल्व हो इस क्राइम में। रेपिस्ट के सैंपल्स हैं, डीएनए सैंपल्स हैं हमारे पास, तुम दोनों के भी सैंपल्स हैं, सब साफ हो जाएगा। डीएनए सैंपल्स लो इनके। एक चाय लेना। ये उस दिन काफी पुलिस दिखाई दे रही थी यहाँ। सर हमने राज और अंकित दोनों के डीएनए सैंपल्स ले लिए हैं, पर दोनों अभी ये कह रहे हैं कि कल्पा गुलशन ढाबे से उस बस में ही चढ़ी थी। और दूसरी बात ये सर, मैंने जयपुर के नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र से पता किया है, ये कल्पा 6 तारीख को 40 दिन के कोर्स के लिए वहां जाने वाली थी। तो कल्पा भिवाड़ी में उस हालत में क्यों मिली? अगर ये दोनों लड़के सही बोल रहे हैं तो क्या बस का कंडक्टर और ड्राइवर झूठ बोल रहे हैं? बस के पैसेंजर्स की पहचान पता चली? जी हाँ सर, 2 आदमियों की पहचान हुई है। ये देखिए, ये बसंत है और ये योगी। इन दोनों को थाने बुलवा लिया है
सर मैं कल्पा की सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। सर कल्पा अपने पुराने पोस्ट में कई फोटोज़ में इस लड़के के साथ दिखाई दे रही है सर। और सर ये लड़का कल्पा को सोशल मीडिया पे काफ़ी मैसेज किया करता था, लेकिन कल्पा रिप्लाई नहीं करती थी। और सर 5 तारीख को भी ये देखिए सर, इसने कई मैसेज किए। कल्पा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करो। अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो अच्छा नहीं होगा। साहिल, मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार छोड़कर आई हूँ और तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं कहीं दिन गायब रहते हो। कल्पा मेरा काम जानती हो ना तुम। लेकिन साहिल, तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाने वाले थे ना, तो क्या हुआ उसका? कल्पा मैंने बात की है उनसे, मैं उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बस मुझे थोड़ा वक्त दो। देखिए क्या हो गया मेरे बेटी का। सब पे भरोसा रखो, इतनी सोड़ी कुड़ी है, कुछ नहीं होगा इसको। हाँ सर, ये उस बस में थी, ये पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी सर। सर इसके साथ एक लेडी भी थी। दोनों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से पहचानते हो। इनमें से देखकर बताओ कौन थी वो? ये नहीं सर। ये सर ये। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कल्पा इस औरत को जानती होगी? सर पूरी बस खाली पड़ी थी और फिर भी दोनों एक साथ एक ही सीट पे बैठी थी। ये बस गुलशन ढाबे पर रुकी थी। अच्छी तरह से याद करके बताओ, क्या ये औरत वापस उस बस में चढ़ी थी वहां से? सर उतना तो याद नहीं आ रहा सर। हाँ सर, ये लड़की उस ढाबे के बाद बस में चढ़ी थी। शायद गैस वैस का कोई प्रॉब्लम था इसे, तो एक औरत ने इसे कोई तो गोली दी थी। ये टॉफियाँ खा ले, हिचकियाँ ठीक हो जाएगी। ले। नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। अरे ये खाएगी तो और भी ठीक हो जाएगी। ले। सर हो सकता है वो नशे वशे की गोली। तो तुम्हें उस औरत पे शक है? नहीं सर, पहले शक नहीं था, लेकिन अब ये सब पता चलने के बाद तो शक हो रहा है सर। और गुलशन ढाबे से थोड़ा दूर जाने के बाद मुझे एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी, और तब मैंने देखा तो वो बस में वो लड़की नहीं थी, लेकिन हाँ दूसरी सीट पर वो औरत आंखें बंद करके बैठी हुई थी। अगर ऐसा था तो तुमने बस क्यों नहीं रुकवाई? सर उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने किसी की चीखने की आवाज़ सुनी थी। हमने कोई भी चीख के आवाज नहीं सुनी थी सर। तो पैसेंजर बस झूठ बोल रहा है? सर हमें नहीं पता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन हमने कोई चीख नहीं सुनी। बसंत और एक दूसरे पैसेंजर का कहना है कि गुलशन ढाबा पे कल्पा वापस बस में चढ़ी थी, लेकिन तू शुरू से कह रहा है कि वो बस से उतरी थी लेकिन बस में चढ़ी नहीं वापस। सर मैंने कहा था कि मुझे याद नहीं है कि वो बस में चढ़ी या नहीं चढ़ी। तेरी याददाश्त को हम अच्छे से ठीक करते हैं। 10 सालों। सर ये लड़का साहिल है। कल्पा इस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन हम नहीं चाहते थे वो इस लड़के से शादी करे। भैया समझने की कोशिश करो, मैं साहिल के बिना जिंदा नहीं रह सकती। बस कर। आज अगर तेरे पापा जिंदा होते ना, तो वो भी दूसरे समाज के लड़के के साथ तेरी शादी नहीं होने देते। लेकिन कल्पा अपने मर्जी की मालिक थी। वो इस लड़के के लिए हमें छोड़कर दिल्ली चली गई। फिर उसे बाद में एहसास हुआ कि हम सही थे। इस लड़के ने कल्पा के साथ किया क्या था? सर धोखा दिया था। ये लड़का पहले से ही शादीशुदा था। तुमने समझ के रखा है मुझे? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से बगावत की और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया साहिल। मैं मानता हूँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दूसरी बीवी बनाकर रख सकता हूँ। इसी गम में कल्पा ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। माना कि उसने गलती की थी, लेकिन सोहम ने उसे कभी माफ नहीं किया, इसलिए अकेली ही अपना कम झेलती रही वो। सर मैं बस के बाकी पैसेंजर्स के बारे में पता करा था, तो मुझे वसीम के कांटेक्ट में रूही नाम की औरत का नंबर मिला। सर ये है रूही। सर ये वही औरत है जो कल्पा के साथ बस में थी। सर ना मैं झूठ बोल रही हूँ और ना वसीम। उस रात मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी, तो मैंने उस लड़की के फ़ोन से वसीम को फ़ोन ज़रूर किया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई थी। तुमने उस रात उस लड़की को कुछ खिलाया भी था? क्या नशा मिला था उसमें? कैसी बात कर रहे सर, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगी? वो लड़की जख्मी हालत में हमें भिवाड़ी में मिली। भिवाड़ी से थोड़ा दूर डोसा उतरी थी तुम, और वो लड़की पूरे रास्ते तुम्हारे साथ थी। देखो कुछ भी हमसे छिपाना मत। मैं कुछ नहीं छिपा रही सर, मैं उस लड़के के साथ बैठी ज़रूर थी, लेकिन बाद में मैं आगे की सीट पे चली गई थी।
मुझे बहुत नींद आ रही है। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ आगे की सीट पे जाके सो जाती हूँ। हाँ ठीक है। फिर साहब मुझे दौसा पे उतरना था, तो मैं उठी तो मैंने देखा कि वो लड़की अपनी सीट पे नहीं है। मुझे लगा कि मुझसे पहले कहीं उतर गई होगी। तुमने उस लड़की की चीख या इस तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी? नहीं सर। सर मेरी पहली बीवी को भी मालूम था कल्पा के बारे में, और सर मैं कल्पा को अपनाना चाहता था, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। कल्पा से तूने अपनी पहली शादी का सच छिपाया और अब उसी पे तोहमत लगा रहा है। ऊपर देख, वो तुझसे मिलना तक नहीं चाहती थी, मगर तू उसे मैसेज पे लगातार मिलने की धमकी दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे दिल में जो उसके लिए नफरत थी, उस नफरत को निकालने के लिए तूने किसी और को हायर किया हो, उसे मारने के लिए? बोल। नहीं सर, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तोड़ो इसे। अभी भी 5 पैसेंजर्स की पहचान पता नहीं चली है जो उस वक्त बस में मौजूद थे जब कल्पा के साथ ये घटना घटी। क्रिमिनल इन 5 में से भी कोई हो सकता है। जल्द से जल्द इनकी पहचान पता करो। सर इस लड़के का नाम जतिन है। 5 तारीख की रात को भिवाड़ी में इसने कुछ विटनेस किया था। क्या विटनेस किया है? सर इस लड़के का नाम जतिन है। 5 तारीख की रात को भिवाड़ी में इसने कुछ विटनेस किया था। क्या विटनेस किया है? सर उस रात मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने एक आदमी को देखा था, उसके कपड़ों पे बहुत खून लगा हुआ था। पहले मुझे लगा सर उसको चोट लगी होगी, पर फिर मैंने ध्यान से देखा तो उसे चोट नहीं लगी थी सर, बल्कि वो अपने हाथ पैर पे लगा खून साफ कर रहा था। कौन था वो आदमी? सर ये तो नहीं जानता, लेकिन उसका एक पैर खराब था सर। स्केच बनवा सकते हो? सर इसे मैं जानता हूँ, ये चने वाला बबलू है, बसों में चना बेचता है। सर उस रात हमारे बस में ये गुलशन ढाबा से चढ़ा था और दौसा में उतर गया था। कहाँ मिलेगा ये? साहब आपको मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया है, मुझे फंसाया जा रहा है साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ साहब। ये घुमा फिरा के बात मत कर, कल पेश है तेरे कोर्ट में। जो किया है कबूल कर ले। नमस्ते साहब। उस रात एक विटनेस ने तुम्हारे कपड़ों और शरीर पे खून लगा देखा था, किसका खून था वो? मेरे कपड़ों पे कोई खून नहीं लगा था साहब। किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए मुझे जैसे गरीब और फंसाया जा रहा है साहब। हमसे झूठ उगलवाने के लिए इन लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर किया साहब। मैं बेकसूर हूँ साहब, मुझे बचा लीजिए साहब। पाठक, इन्हें बाहर ले जाइए। जिंदल सर, क्या ऐसा घिनौना क्राइम ये कर सकता है? सर हमने पता किया, उस आदमी आदमी ढाबे पे ही था, और उस बस कंडक्टर का भी ये कहना है कि बस में भी था। वो बस कंडक्टर तो शुरू से ही अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। और इस बबलू के खिलाफ कोई तुम्हारे पास एविडेंस है? सर हमने डीएनए करवाया है, बस रिपोर्ट आनी बाकी है। मुझे उस आदमी का डीएनए टेस्ट चाहिए जिसने इस बबलू के खिलाफ गवाही दी है, और मुझे नहीं लगता ये बबलू ऐसा क्राइम कर सकता है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद पुलिस ने इस केस को और बारीकी से स्टडी करना शुरू किया। उस रात बस में मौजूद सभी पैसेंजर्स के उन्होंने डिटेल्स निकाले और 10 से ज्यादा सस्पेक्ट्स के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए। वहीं कल्पा अभी तक कोमा में थी। उसके होश में आने की उम्मीद और उसके गुनहगारों को पकड़ने की उम्मीद दोनों अभी तक नाजुक मोड़ पर थे। सर, अभी तक जितने भी सस्पेक्ट्स पकड़े गए थे सबकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। इनमें से एक का डीएनए कल्पा की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच करता है, और वो ये है सर। हो जा शुरू। साहब जब मैंने उस रात उस लड़की को ढाबे पे देखा ना, तो मैं देखता ही रह गया। बहुत सुंदर थी साहब वो। पहले मैंने उसको बाथरूम के अंदर बंद कर दिया, लेकिन वो बाहर आ गई। फिर मैं उसको दोबारा देखने लगा और उसकी नजर भी मुझ पे पड़ी। लेकिन मेरी नजर उसी पे टिकी हुई थी। मैं जानता था कि वो जिस बस से आई है उसी बस से वापस जाएगी। बस के अंधेरे और कम पैसेंजर की वजह से मैं बस में चढ़ गया। बस दौसा रुकने वाली थी। दौसा से 2-3 किलोमीटर पहले मैं उसकी सीट के पास गया और मैंने उसे बेहोश कर दिया, फिर चलती गाड़ी से फेंक दिया। फिर दौसा बस स्टॉप पे उतरकर मैं वापस आया जहां मैंने लड़की को फेंका था।
और मैंने उसके साथ में रेप किया। इसकी चीखें मुझे मेरे केबिन तक सुनाई देनी चाहिए। एक जज्बाती इंसान गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता है, जैसे कि कल्पा ने कई गलत लोगों पर भरोसा करके कई ठोकरें खाई हैं अपनी जिंदगी में। साहिल के लिए उसके जज्बात सच्चे थे पर उसे धोखा मिला, उसके परिवार के लिए उसके जज्बात सच्चे थे पर उसे सहारा नहीं मिला और वो बेचारी जूझती रही। उसके अंदर यह एहसास हमेशा से था कि उसे तबाही का नहीं उन्नति का रास्ता अपनाना है, लेकिन फिर उसके मासूम जज्बात एक सर फेरे के चपेट में आ गए। कदम कदम पर लड़खड़ाते हुए भी कल्पा शायद आज इस उम्मीद में जिंदा है कि वो लोगों के सामने साबित कर सके कि वो नहीं, सिर्फ उसकी आदत गलत थी। हम कल्पा के इस जज्बे को सलाम करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि कल्पा जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी कुछ नई सच्ची कहानियों के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।